इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। सीएसएस की वो गलतियां जो अच्छे खासे लेआउट को भी बिगाड़ सकती हैं। देखिए, सीएसएस किसी भी वेबसाइट की शक्ल सूरत तय करती है, पर अक्सर छोटी छोटी चूक भी बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। हमारे पास प्रिसिजन स्टाइलिंग अवॉइडिंग कॉमन सीएसएस लेआउट पिटफॉल्स नाम का एक लेख है, जिसमें ऐसी 10 आम गलतियों को उजागर किया गया है। तो हमारा मिशन सिर्फ इन गलतियों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जो एक मजबूत और फ्लेक्सिबल लेआउट बनाने के लिए जरूरी है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नए डेवलपर्स के लिए नहीं है। कई बार अनुभवी लोग भी पुरानी आदतों में फंसे रह जाते हैं। तो आज की चर्चा का लक्ष्य उन आदतों को तोड़कर ज्यादा बेहतर वेबसाइट बनाने के तरीकों को समझना है। तो चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं, लेआउट की हड्डियों से। लेख की पहली बात पुरानी तकनीक फ्लोट्स के बारे में है। कहा गया है कि इसका इस्तेमाल लेआउट के लिए करने से क्लियरफाई प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये क्लियरफाई प्रॉब्लम ये असल में है क्या? कई लोग ये शब्द सुनते तो हैं पर ठीक से समझ नहीं पाते। हाँ, ये क्लासिक समस्या है। फ्लोट्स को असल में टेक्स्ट को इमेज के चारों ओर लपेटने के लिए बनाया गया था, पूरे पेज का ढांचा खड़ा करने के लिए नहीं। तो क्लियरफाई प्रॉब्लम तब होती है जब एक पेरेंट कंटेनर के अंदर सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को फ्लोट कर दिया जाता है। क्योंकि फ्लोटेड एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाते हैं, तो पेरेंट कंटेनर को उनकी हाइट का अंदाजा ही नहीं लगता और उसकी अपनी हाइट शून्य हो जाती है। शून्य हो जाती है? हाँ, 0। और नतीजा, लेआउट पूरी तरह से बिखर जाता है और पेरेंट के पीछे के एलिमेंट्स उसकी जगह ले लेते हैं। अच्छा, तो पेरेंट कंटेनर एक तरह से अपने बच्चों को देख ही नहीं पाता और बस सिकुड़ जाता है। दिलचस्प है। तो फ्लोट एक तरीका था एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से बाहर निकालने का, लेकिन इससे कई दिक्कतें थी। एक और तरीका है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, और लेख के मुताबिक इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। क्यों? हाँ, दोनों ही एलिमेंट को उनके सामान्य प्रवाह से हटा देते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का खतरा यह है कि ये लेआउट को बहुत सख्त बना देता है, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, है ना? बिल्कुल। जब आप किसी एलिमेंट को पिक्सल परफेक्ट पोजीशन देते हैं, तो वो अलग-अलग स्क्रीन साइज पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इससे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आधुनिक लेआउट के लिए हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड जैसे कई बेहतर टूल हैं। फ्लेक्स बॉक्स एक लाइन में आइटम्स को अलाइन करने के लिए बेहतरीन है, जबकि ग्रिड आपको पंक्तियों और कॉलम दोनों पर पूरा कंट्रोल देता है। एक अदृश्य टेबल की तरह। हाँ, बिल्कुल, एक अदृश्य टेबल की तरह ही। ठीक है, तो लेआउट के पुराने तरीके अब उतने कारगर नहीं हैं। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, बॉक्स मॉडल। लेख में कहा गया है कि सीएसएस डिफॉल्ट रूप से कंटेंट बॉक्स का इस्तेमाल करती है, जो साइजिंग में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। सुनने में तो बहुत ही बुनियादी लगता है, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है? इसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, सीएसएस में हर एलिमेंट एक बॉक्स है। इसमें 4 हिस्से होते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। कंटेंट बॉक्स मॉडल में जब आप किसी एलिमेंट की विड्थ सेट करते हैं, तो वो सिर्फ कंटेंट एरिया की चौड़ाई होती है। पैडिंग और बॉर्डर उसमें अलग से जुड़ते हैं। मान लीजिए आपने विड्थ 200px और पैडिंग 20px दिया, तो एलिमेंट की कुल चौड़ाई 240px हो जाएगी। मतलब हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसीलिए ज्यादातर डेवलपर्स अब एक ग्लोबल रूल सेट करते हैं, बॉक्स साइजिंग डॉट बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स मॉडल में जब आप विड्थ 200px सेट करते हैं, तो पैडिंग और बॉर्डर उसी 200px के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, इससे हमें ठीक पता होता है कि एलिमेंट कितनी जगह लेगा और कोई सरप्राइज नहीं मिलता। ये आप कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल लेआउट बनाने का पहला नियम है। और इसी प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो लेख में ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइल को रीसेट न करने का भी जिक्र है। ये तो वही मेरे कंप्यूटर पर तो सही चल रहा था वाली समस्या लगती है। हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही। हर ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इन सब पर अपनी थोड़ी बहुत डिफॉल्ट स्टाइलिंग लगाता है। अगर आप इसे हटाते नहीं हैं, तो आपकी वेबसाइट एक ब्राउजर में अलग और दूसरे में अलग दिख सकती है। और ये कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। इसीलिए सीएसएस रीसेट या नॉर्मलाइजर का इस्तेमाल करके आप इन सभी ब्राउजर स्पेसिफिक स्टाइल्स को हटाकर एक साफ स्लेट से शुरुआत करते हैं। इससे डिजाइन में एक रूपता बनी रहती है। मतलब एक सिस्टम बनाने की। लेख में एक और दिलचस्प बात सामने आती है।
स्टाइलिंग के लिए आईडीज का इस्तेमाल करने से बचना, ये बहुत थोड़ी अजीब लग सकती है। आईडीज तो बहुत काम की चीजें हैं, है ना, किसी भी एलिमेंट को सीधे टारगेट करने के लिए। तो फिर ये स्पेसिफिसिटी वॉर्स का क्या मतलब है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। आईडीज बहुत पावरफुल होती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ब्राउज़र कैसे तय करता है कि अगर एक ही एलिमेंट पर कई सीएसएस रूल लागू हो रहे हैं तो कौन सा रूल जीतेगा। और आईडीज की स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी को पता भेजना हो। क्लास का इस्तेमाल करना शहर का नाम बताने जैसा है। कई घर हो सकते हैं। आईडी का इस्तेमाल करना सीधा घर का पता देने जैसा है, सिर्फ एक ही हो सकता है। और आईडी इतना स्पेसिफिक होता है कि उसे ओवरराइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेसिफिसिटी वॉर्स, ये सुनने में तो किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है। मुझे लगता है हर डेवलपर ने यह महसूस किया होगा जब आप एक स्टाइल बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ काम नहीं करता, तो आखिर में आप इम्पोर्टेंट का सहारा लेते हैं। क्या ये उसी समस्या की जड़ है? बिल्कुल। डॉट इम्पॉर्टेंट का इस्तेमाल करना स्पेसिफिसिटी वॉर में परमाणु बम चलाने जैसा है। ये एक संकेत है कि आपका सीएसएस आर्किटेक्चर कमजोर है। क्लासेस का इस्तेमाल करने से स्पेसिफिसिटी कम रहती है, जिससे स्टाइल को ओवरराइड करना और कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है। और क्लासेस दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, जबकि आईडी एक पेज पर यूनिक होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है। और इसी मेंटेनेंस की बात को आगे बढ़ाते हुए लेख, रंगों और फॉन्ट्स को सीधे कोड में लिखने की बजाय सीएसएस वेरिएबल्स का उपयोग करने की सलाह देता है। ये सिर्फ समय बचाने का एक तरीका है या इसका कोई बड़ा फायदा है? ये सिर्फ समय बचाने से कहीं ज्यादा है। ये एक मानसिकता का बदलाव है। आप अलग अलग स्टाइल लिखने के बजाय एक डिजाइन सिस्टम की नींव रख रहे हैं। सीएसएस वेरिएबल्स के साथ आप अपने प्रोजेक्ट के मुख्य रंग, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग जैसी चीजों को एक ही जगह पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेन कलर #3498db। फिर आप पूरी स्टाइल शीट में वार मेन कलर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर क्लाइंट कहता है कि नीला रंग थोड़ा हल्का करो, तो आपको सिर्फ एक जगह बदलाव करना पड़ता है, बस एक लाइन। इससे प्रोजेक्ट सिर्फ मेंटेन करना ही आसान नहीं होता, बल्कि उसका डिजाइन भी ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है। और इसे एक कदम और आगे ले जाते हुए स्रोत सैस या लेस जैसे प्री प्रोसेसर्स इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। लेकिन क्या सैस या लेस जैसे प्री प्रोसेसर सीखने से प्रोजेक्ट में एक और लेयर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जुड़ जाती? मतलब एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए क्या ये जरूरत से ज्यादा है? ये एक वाजिब चिंता है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए शायद ये ओवरकिल हो, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता है, प्री प्रोसेसर के फायदे साफ दिखने लगते हैं। इन्हें आप CSS विद सुपर पावर्स कह सकते हैं। सुपर पावर्स? हाँ, ये आपको नेस्टिंग, मतलब CSS को HTML की तरह लिखना, मिक्सिन्स यानी कोड के ब्लॉक्स जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और फंक्शंस जैसी सुविधाएं देते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सीखने का समय लगता है, लेकिन लंबे समय में ये आपके कोड को इतना साफ और व्यवस्थित बना देता है कि आपका बहुत समय बचता है। तो हमने नींव बना ली, सिस्टम बना लिया। अब बात करते हैं असली दुनिया की, जहां हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस पर देखी जाएगी। लेख में एक बहुत बड़ी गलती का जिक्र है, सिर्फ डेस्कटॉप के लिए डिजाइन करना और मोबाइल को भूल जाना। आज के समय में ये एक अक्षम्य गलती है। ज्यादातर ट्रैफिक अब मोबाइल से आता है। यहाँ पर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच सबसे कारगर होती है। मतलब पहले मोबाइल के लिए बनाओ। हाँ, इसका मतलब है कि आप पहले सबसे छोटी स्क्रीन के लिए डिजाइन और स्टाइल करते हैं, और फिर मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करके बड़ी स्क्रीन्स के लिए स्टाइल जोड़ते जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपका बेस अनुभव सभी के लिए काम करता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है। अब लेयर्स की बात करते हैं। Z-इंडेक्स एक ऐसी चीज है जो अक्सर डेवलपर्स को परेशान करती है। लेख कहता है कि इसका गलत इस्तेमाल करने से जरूरी चीजें छिप सकती हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग Z-इंडेक्स 9999 लगा देते हैं और फिर भी उनका एलिमेंट ऊपर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ये Z-इंडेक्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि Z-इंडेक्स सिर्फ पोजीशन किए गए एलिमेंट्स पर ही काम नहीं करता, बल्कि ये स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम करता है। स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट? हाँ, कई बार डेवलपर एक एलिमेंट को Z-इंडेक्स 9999 दे देते हैं और हैरान होते हैं कि वो फिर भी दूसरे एलिमेंट के नीचे क्यों है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका पेरेंट एलिमेंट एक नया स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट बना रहा होता है। मतलब उसका बॉस ही उसे एक सीमा में बांध देता है। बिल्कुल, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर Z-इंडेक्स काम करता है। सलाह यही है कि Z-इंडेक्स की वैल्यू छोटी रखें
जैसे 1, 10, 100 और उन्हें व्यवस्थित करें, ना कि मनमाने ढंग से बड़ी संख्याएं इस्तेमाल करें। ये स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट वाली बात बहुत ज़रूरी है। और इन सब के बाद आखिरी गलती है अलग अलग ब्राउज़रों पर टेस्टिंग ना करना। ये कितना ज़रूरी है, जबकि आजकल ब्राउज़र काफ़ी स्टैंडर्ड हो गए हैं। ये आज भी उतना ही ज़रूरी है। भले ही ब्राउज़र पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वे CSS की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ को अलग-अलग तरीके से लागू कर सकते हैं। खासकर सफारी और फायरफॉक्स में कुछ चीज़ें क्रोम से अलग दिख सकती हैं। और फिर वही मेरे कंप्यूटर पे तो चल रहा था वाली बात हो जाती है। हाँ, ब्राउज़र स्टैक जैसे टूल्स आपको असल डिवाइस पर टेस्टिंग करने की सुविधा देते हैं। ये गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ऐसा लग रहा है कि बात सिर्फ चीज़ों को स्क्रीन पर सही जगह दिखाने से कहीं आगे की है। ये ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो मजबूत हों, लचीले हों और जिन्हें भविष्य में आसानी से बदला जा सके। बिल्कुल सही। यही एक अच्छे और एक महान डेवलपर के बीच का फ़र्क है। महान डेवलपर सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक आर्किटेक्चर तैयार करता है। ये शुरू से ही संरचना और रखरखाव के बारे में सोचने के बारे में है। ये स्रोत हमें बताता है कि क्या नहीं करना है। ये CSS के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। गलतियों से बचने के अलावा ऐसी कौन सी एक सक्रिय आदत बनाई जा सकती है, जैसे हमेशा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से शुरुआत करना या पहले दिन से ही वेरिएबल्स के साथ एक स्टाइल गाइड बनाना, जिसका उनके प्रोजेक्ट्स पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से अगर सिर्फ एक आदत चुननी हो, तो वो होगी कंपोनेंट फर्स्ट सोचना। कंपोनेंट फर्स्ट। हाँ, मतलब पूरे पेज का लेआउट बनाने से पहले वेबसाइट के सबसे छोटे दोबारा इस्तेमाल होने वाले हिस्सों के बारे में सोचना और उन्हें स्टाइल करना। जैसे बटन, कार्ड, इनपुट फील्ड। बिल्कुल, जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो मोबाइल फर्स्ट, CSS वेरिएबल्स और क्लास बेस्ड स्टाइलिंग जैसी अच्छी आदतें अपने आप ही इसका हिस्सा बन जाती हैं। आप एक आत्मनिर्भर बटन बनाते हैं जो कहीं भी काम कर सके। ये सोच का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये आपको स्वाभाविक रूप से एक व्यवस्थित और मेंटेन करने योग्य कोड बेस बनाने की ओर ले जाता है।